हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। ये हमारी 3 वाली क्लास होती है। इस क्लास में हम साइंस जीके करते हैं। तो स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। तो जुड़ जाइए, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो। डेली हम टॉपिक वाइज साइंस जीके करते हैं। आज हमारा टॉपिक 13 का 3rd पार्ट रहेगा। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इसकी हिंदी होती है कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन और इसके यौगिक। ये इसकी हिंदी होती है। तो इस लेसन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये लेसन हमारा। 25 क्वेश्चन इस क्लास में रखे हैं आज की क्लास में मैंने। तो जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है प्लास्टिक से? प्लास्टिक से नाइट्रिक, या फिर बी पॉलीनाइट्रोजन, या फिर सी पॉलीक्लोरीन, या फिर डी पॉलीथीलीन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से गैस उत्पन्न होती है पॉलीथीलीन। ये आंसर रहेगा। इसका आंसर ये रहेगा पॉलीथीलीन। पॉलीथीन होती है तो प्लास्टिक में आती है पॉलीथीन। तो प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीथीलीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसको हास्य गैस कहा जाता है? हास्य गैस किसको कहते हैं? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर बी मीथेन, या फिर सी नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर डी ओजोन। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इनमें से हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर डी ओजोन। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में आप पजल नहीं होना। यहाँ पर आंसर हास्य गैस का रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 3, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है? तो नाइट्रोजन होती है, या फिर कार्बन होती है, या फिर निकिल होती है, या फिर जस्ता होती है। क्या रहेगा आंसर? हीरे की खनिजीय बनावट कैसी होती है? तो हीरे की जो खनिजीय बनावट होती है वह होती है कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन होती है हीरे की खनिजीय बनावट। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। ए ग्लिसरीन के लिए, बी एसिटिक एसिड के लिए, या फिर सी पावर के लिए। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा किसका अति उत्तम कच्चा माल है? किसका है अति उत्तम कच्चा माल? सीरा। यह है पावर का। ठीक है फ्रेंड्स, पावर का यह सीरा अति उत्तम कच्चा माल है पावर का। तो 4 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं रखती हूँ साइंस की क्लास में, केवल हमारे 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बक्सी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उसका भक्षण करते हैं? तो किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए, ऐसा तत्व क्या होता है जिसकी कमी को पूरा करने के लिए जो कीट बक्सी होते हैं, कीट बक्सी पौधे
कीटभक्षी पौधे कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो कीटों को पकड़ने तथा उसका भक्षण करने का काम करते हैं। तो किस चीज़ की कमी को पूरा करते हैं? कीटभक्षी पौधे अपने जो है तत्वों को कमी को पूरा करते हैं। और यह रहेगा इसका ए नाइट्रोजन, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम, डी सल्फर। तो क्या रहेगा आंसर इसका? ऐसे कौन सा तत्व की कमी होती है जिसको पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उसका भक्षण करने का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर रहेगा। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को पकड़कर और उसका भक्षण करते हैं। तो यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने से अयोग्य बनाया जाता है। तो जो इथिल अल्कोहल होता है इसमें निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो पीने के अयोग्य बनाया जाता है। इथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? यह रहेगा मिथेनॉल एवं पिराडीन, या फिर बी पोटेशियम साइनाइड, या फिर सी एसीटिक अम्ल, या फिर डी मिथेनॉल नेफ्थेलिन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा मिथेनॉल और पिराडीन। यहाँ आंसर रहेगा ए मिथेनॉल और पिराडीन को मिलाकर इथिल अल्कोहल में मिलाकर इसको अयोग्य बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तेजक कौन सा है? उत्तेजक इनमें से कौन सा है? ए मारिजुआना, या फिर बी अल्कोहल, या फिर सी सिगरेट, या फिर डी अफीम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? उत्तेजक कौन सा है? तो इसका उत्तेजक कौन सा है? इनमें से अल्कोहल जो है वो उत्तेजक होता है। कैसा होता है? अल्कोहल उत्तेजक होता है। याद रखना है अल्कोहल कैसा होता है? अल्कोहल उत्तेजक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? आखिरी उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है? तो अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो क्या है इसका? ए एसिल्डिहाइड, पाइरुविक एसिड, और इथाइल अल्कोहल और फॉर्मिक एसिड। तो क्या रहेगा आंसर? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इसका आखिरी उत्पाद क्या होता है? 8वें का आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा इथाइल अल्कोहल। क्या रहेगा? इथाइल अल्कोहल रहेगा, इथाइल अल्कोहल। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर का किण्वन होता है उससे क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, पाइरुविक अल्कोहल या एसिड, या फिर डी फॉर्मिक अम्ल या एसिड। तो क्या रहेगा इसका आंसर? शक्कर के किण्वन की से क्या बनता है? शक्कर का जो किण्वन होता है उससे क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। याद रखना है इथाइल अल्कोहल बनता है। और अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। ये भी याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, और कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 सीरा किस के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? जो सीरा है वह किसके उत्पादन के लिए एक कच्चा माल का कार्य करता है? तो यूरिया के लिए, ग्लिसरीन के लिए, या फिर अल्कोहल के लिए, या फिर पैराफिन के लिए। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा अल्कोहल। यहाँ पर सी आंसर रहेगा अल्कोहल। सीरा अल्कोहल उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल का कार्य करता है। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल का कार्य करता है? अल्कोहल के लिए कच्चे माल का कार्य करता है सीरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम
नाम भी है। तो जो ये कृत्रिम रेशम होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक दो तरह से होते हैं। प्रकृति से जो हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक होता है, कृत्रिम रेशा जो हमारे द्वारा बना दिया जाता है तो वो कृत्रिम रेशा होता है। तो कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है, तो क्या है? डेक्रोन या फिर रियोन या फिर रेशा कांच या फिर नायलॉन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा कृत्रिम रेशे का निम्नलिखित नाम भी है। तो जो कृत्रिम रेशा है उसका नाम है रियोन भी है। क्या है? रियोन को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। रियोन को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, याद रखना है, रियोन को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में क्या होता है? उदजन प्राणवायु या फिर कार्बन प्राणवायु या फिर नत्रजन प्राणवायु या फिर कार्बन उदजन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? पेट्रोल में होता है। पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल में होता है कार्बन और उदजन। ठीक है, कार्बन और उदजन ये दोनों होते हैं। कार्बन और उदजन ये पेट्रोल में होते हैं, याद रखना है, पेट्रोल में होता है कार्बन उदजन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? क्या है ऑर्गेनिक अम्ल? इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर बी सीट्रिक अम्ल या फिर सी नाइट्रिक अम्ल या फिर डी फास्फोरस अम्ल। तो क्या रहेगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो क्या रहेगा ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा, क्या रहेगा 13 का आंसर? सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, इसमें सीट्रिक अम्ल आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा सीट्रिक अम्ल जो है यह है ऑर्गेनिक अम्ल है। सीट्रिक अम्ल जो है वह ऑर्गेनिक अम्ल है। सीट्रिक अम्ल है ऑर्गेनिक अम्ल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है या फिर सिरके से एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है या फिर सी सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है या फिर डी सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर रहेगा? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 14 का इनमें से हमें छांट के लिखना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ये बिल्कुल सही है। गन्ने का जो रस होता है उसको किण्वित करने पर सिरका बनता है। और फिर बी सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका बी भी आंसर रहेगा। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, नहीं, बेंजोइक अम्ल नहीं होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो सी वाला हमारा इसमें नहीं रहेगा। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सिरके में बेंजोइक अम्ल नहीं होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये डी रहेगा इसका आंसर। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये 3 आंसर रहेंगे इसके, ए बी डी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर अगर ऑप्शन होता तो ए बी डी वाला रहता इनमें से, और ऐसे ऑप्शन आपको मिलते कि ए बी डी या ए बी सी डी तीनों चारों या फिर ए बी या फिर ए, तो इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। तो ये इसमें से 3 ठीक हैं यहाँ पर। तो एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है और सिरके से एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम क्लास पर। जुड़ जाइए, अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो केवल और केवल 3 बजे साइंस की क्लास रहती है हमारी, 3 से 3:30, बस आधा घंटा हम साइंस को देते हैं और साइंस के हम सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अभी हमारा 13 टॉपिक चला हुआ है तो इसका लास्ट पार्ट है। आज हमारा 13 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपको चाहिए हैं, देखनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियोस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें भी, तो टॉपिक वाइज साइंस को बिल्कुल कवर करेंगे हम। तो जुड़ जाइए चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो। कोई क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मदिरा बाजार में डिग्री अंडर प्रूफ अथवा ओवर प्रूफ से बेची जाती है। तो प्रूफ स्पिरिट आयतन में 57% अल्कोहल होती है। तो 20 डिग्री अंडर पर प्रूफ मदिरा में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, लगभग कितना होगा। तो हमें बताना है प्रतिशत किसका, अल्कोहल का। तो मदिरा का बताना है। मदिरा बाजार में डिग्री अंडर प्रूफ अथवा ओवर प्रूफ से बचाती है, ठीक है, ओवर प्रूफ से बचाती है। और प्रूफ स्पिरिट आयतन में 57% अल्कोहल होती है, ठीक है। और 20 डिग्री अंडर प्रूफ मदिरा में अल्कोहल का कितना प्रतिशत होगा। तो 20 डिग्री में कितना प्रतिशत होगा, इसका होगा हमारा 69%, 57%, 46% या 52%। तो यहाँ पर रहेगा हमारा 46%। 20 डिग्री अंडर प्रूफ मदिरा में अल्कोहल का प्रतिशत होता है 46%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पर शीतलक के रूप में प्रयोग होने वाला फ्रेयॉन है। तो फ्रेयॉन क्या है, ए एथिलीन डाइक्लोराइड या फिर बी ट्राइक्लोरो एथेन ट्राइक्लोरोएथेन या फिर सी एसिटिलीन डाइफ्लोरोआइड। तो या फिर डी डाइक्लोरो या डाइफ्लुओरो मिथेन। तो क्या रहेगा इसका आंसर, प्रशीतलक के रूप में प्रयोग होने वाला फ्रेयॉन क्या है। तो फ्रेयॉन क्या है, प्रशीतलक के रूप में प्रयोग होने वाला फ्रेयॉन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसका रहेगा हमारा डी आंसर रहेगा ये वाला, डाइफ्लोरो मिथेन, ठीक है, डाइफ्लोरो मिथेन, ऐसे याद करना, डाइफ्लोरो मिथेन। यह है फ्रेयॉन का क्या है, प्रशीतलक के रूप में प्रयोग होने वाला फ्रेयॉन है डाइफ्लोरो मिथेन। क्वेश्चन नंबर 17 पीवीसी का एकलक है। तो पीवीसी का एकलक क्या है, एथिलीन क्लोराइड या फिर बी एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, या फिर सी विनाइल क्लोराइड या फिर डी एथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्या रहेगा इसका आंसर, पीवीसी ए का एकल है। तो क्या है, यह है एकल। इसका आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का पीवीसी का एकल है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये डी रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा इसका आंसर, डी रहेगा। क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा या इसका कोई और आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, सॉरी, डी नहीं रहेगा, इसका आंसर सी रहेगा। ये है पीवीसी का एकल है विनाइल क्लोराइड। क्या रहेगा इसका, विनाइल क्लोराइड रहेगा आंसर, विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का एकल क्या है, विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है। तो ऐसा कौन सा काला पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन अंश विद्यमान होते हैं, कोयला में, चारकोल में, कोक में या फिर काजल में। तो यहाँ आंसर रहेगा निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होते हैं। तो काजल में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होते हैं। किस में सर्वाधिक अंश विद्यमान होते हैं, कार्बन के, काजल में। क्वेश्चन नंबर 19 लेड पेंसिल में विद्यमान है। तो लेड पेंसिल में क्या विद्यमान है, ग्रेफाइट, लेड या फिर आयरन सल्फाइड या फिर डी लेड सल्फाइड। तो क्या इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा जो लेड पेंसिल है, लेड पेंसिल उसमें विद्यमान है ग्रेफाइट। क्या विद्यमान है, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट विद्यमान होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
20 पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, केवल 25 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी आज। केवल 25 क्वेश्चन हमने रखे हैं आज की क्लास में, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल आपकी 10 मिनट और लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। केवल आधा घंटा की क्लास हम रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है, या फिर मध्यवर्ती मूल्य होता है, या फिर सी न्यूनतम बारंबारता मूल्य होता है, या फिर डी सीमांत मूल्य होता है। तो किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, तो कोई श्रेणी होती है, उसका बहुलक मूल्य क्या होता है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। बहुलक मूल्य, बहुलक समझते हो, जैसे मोड किया था हमने 10th क्लास में, क्वेश्चंस किए थे मीन मीडियन मोड वाले, तो उसमें बहुलक था ना मोड वाला, तो उसमें बारंबारता ज़्यादा आती थी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती थी, तो वो है, तो ये वही है। तो किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है क्या, जब सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है। जब एक ही अक्षर यानी 15 15 15 2 से 3 बार आ जाता है, तो वहाँ बारंबारता, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ यही आंसर रहेगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। क्वेश्चन नंबर 21, मार्स गैस है। तो मार्स गैस क्या है, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, या ब्यूटेन है। तो मार्स गैस क्या है, 21 का क्या आंसर रहेगा हमारा फ्रेंड्स, मार्स गैस क्या है, मार्स गैस क्या है। तो मार्स गैस है मीथेन, ठीक है। मार्स गैस क्या है, मार्स गैस है मीथेन, आंसर रहेगा मार्स गैस है मीथेन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित साइक्लो एल्केनो में से कौन सा सबसे कम स्थायी होगा। तो इनमें से सबसे कम स्थायी कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से साइक्लो एल्केनो में से कौन सा सबसे कम स्थायी होगा। स्थायी मतलब जैसे है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, या फिर सी साइक्लोपेंटेन, या फिर डी साइक्लोहेक्सीन। तो क्या रहेगा इसका आंसर, निम्नलिखित में से साइक्लोएल्केन में से कौन सा सबसे कम स्थायी होगा। तो कौन सा सबसे कम स्थायी कौन सा होगा, इसमें से साइक्लोप्रोपेन इसका आंसर रहेगा, यानी इसका आंसर बी रहेगा, साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्थायी होगा, सबसे कम स्थायी होगा। ठीक है, साइक्लोएल्कोन में से सबसे कम स्थायी यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संगणन बहुलक है। तो इनमें से कौन सा संगणन बहुलक है, संगणन बहुलक कौन सा है। ठीक है, संगणन बहुलक कौन सा है, ए देख लेते हैं इनमें से ऑप्शंस एक बार, ए पॉलीस्टाइरीन, या फिर बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर सी टेफ्लॉन, या फिर डी पॉलीएस्टर। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगणन बहुलक है। तो इनमें से कौन सा संगणन बहुलक है, तो संगणन बहुलक यहाँ से होगा इसका आंसर डी पॉलीएस्टर। क्या रहेगा, पॉलीएस्टर रहेगा फ्रेंड्स। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, हम साइंस कर रहे हैं, केवल 3 से 3:30 पर क्लास रहती है साइंस की अपनी, और साइंस हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ये हमारा 13 टॉपिक है। इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक इसके कर लिए हैं, 12 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, और 13 का भी हमारा 3rd पार्ट है। तो हमने 20 या 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रखे हैं अपनी क्लास में। तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें भी। तो ज़्यादा अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से
कि हमारी डेली 3 बजे से 3:30 तक साइंस की क्लास रहती है और 8 से 8:40 पर एक क्लास और होती है अपनी, वो हमारी केवल और केवल जीके की क्लास रहती है। उसमें भी हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं और टॉपिक को बहुत अच्छे से पहले एक टॉपिक को कवर करते हैं, फिर नए टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो आप जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान कर सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान कर सकता है? तो क्या है? सरसों के तेल से, या तारपीन के तेल से, या मिट्टी के तेल से, या मूंगफली के तेल से? तो यहाँ कौन सा ऐसा तेल है जिसको हम थोड़ा सा हाइड्रोजनीकरण उसमें कर देंगे और उससे हमें घी की प्राप्ति हो जाएगी, वनस्पति घी प्राप्त हो जाएगा? तो ऐसा कौन सा इनमें से पदार्थ है जिसको हाइड्रोजनीकरण करने के पश्चात उससे वनस्पति घी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो है सरसों के तेल से हम नहीं बना सकते कोई भी घी, और तारपीन के तेल से तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, और मिट्टी के तेल से तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये खाने लायक चीज़ नहीं है तारपीन का तेल और जो है मिट्टी का तेल। लेकिन मूंगफली का तेल है, इससे हम वनस्पति घी बना सकते हैं। तो डी आंसर रहेगा, मूंगफली के तेल से हम वनस्पति घी प्रदान कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल आधा घंटा क्लास रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, आधे घंटे से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो केवल 25 क्वेश्चन हम करते हैं डेली। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद है। तो ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद क्या है? ए मैनिटॉल, या फिर बी सार्बिटॉल, या फिर सी सार्बिटॉल तथा मैनिटॉल, या फिर डी मैंथॉल। तो क्या रहेगा इसमें आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर रहेगा? ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद है। इनमें से ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद यहाँ से है सार्बिटॉल। क्या है आंसर? सार्बिटॉल आंसर है। 20 यहाँ से अपने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच इतना कीमती समय वीडियो पर लगाने के लिए। आई होप ये आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये वीडियो, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। हम करते हैं डेली 3 से 3:30 में। बार बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ क्योंकि हमारा प्रीमियर होता है, कोई लाइव क्लास नहीं होती है। तो डेली 3 से 3:30 PM के बीच में हम ये साइंस की क्लास रखते हैं, और 8 से 8:40 पर हम करते हैं जीके, ठीक है, शाम को। तो प्लीज़ टाइम से आप ज्वाइन किया करें, प्रीमियर हमारा रहता है डेली। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये हमारी टाइमिंग रहेगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है, 2024 अपना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो खूब अच्छे से एंजॉय करना इस साल को, और अपना एक टारगेट बना के चलना, गोल बना के चलना, डेली का टाइम फिक्स करना, ताकि आप इजीली अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर सको और उसको टिक कर सको। हाँ, हमने ये काम कर लिए हैं, आज हमें ये काम करने थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप डेली जीके की क्लास लेते हो, साइंस की क्लास लेते हो, और जीके की जो शाम को हम क्लास करते हैं वो क्लास लेते हो। दोनों क्लास में अगर आप 5-5 क्वेश्चन भी डेली के आपको लर्न हो जाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो डेली आप प्लीज़ टाइम से क्लास में आ जाया करें, 8 से 8:40 और 3 से 3:30। अगर कभी कभार आप भूल भी जाओ
की क्लास है इस टाइम पे, तो आप बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि ये क्लास हमारी प्रीमियर पर रहती है और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने सभी की अलग अलग बना दी हैं ताकि आप इजीली इनको ढूंढ सको और अच्छे से आप इनको देख सको, समझ सको। तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियोस हो गई हैं चैनल पर, 400 प्लस हो गई हैं, तो इसीलिए प्लेलिस्ट बना दी है अलग अलग टॉपिक्स की, अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। 8 बजे प्लीज़ टाइम से आप आना क्लास पर। बाय बाय, टेक केयर।